पार्टी के साथी श्री तुलेराम चौहान जी, शेर सिंह जी, बलीराम जी, संगत राम जी, डोलेराम सुमन जी, रितु शर्मा जी, जहरू राम जी, परमदेव जी, हंसराज जी, कमल जी, मदन जी। और मैं समझता हूँ कि बहुत नाम ऐसे हैं जो पूरा पेज भरा हुआ है, लेकिन मैं धूप को देखते हुए मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाह रहा हूँ। उपस्थित सभी यहाँ भाइयों बहनों और यहाँ छत्री के इस पवित्र प्रांगण में मगन महादेव के आशीर्वाद लेने के लिए सभी नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का उनकी जयंती है। जयंती का मतलब आज के दिन वो पैदा हुए थे। अगर मैं यहां आप सबके सामने यहां खड़ा होकर के बोल रहा हूं, बोलने की स्वतंत्रता और बोलने के साथ साथ में एक चुने हुए प्रतिनिधि के नाते विधायक आप सबके बीच में, उस व्यवस्था को अगर किसी ने बनाया, जिसकी रूपरेखा जिसने बनाई, वो देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाई। और मेरा ये मानना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम इसी तक ही सीमित ना रखें कि अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, आरक्षण का प्रावधान, और उसके साथ साथ में उनको आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने काम किया वो तो किया ही किया। लेकिन देश जब आजाद हुआ, आजाद होने के पश्चात भारत की अपने संविधान की व्यवस्था क्या होगी, ये सरल कार्य नहीं था, ये कठिन कार्य था। और ये सामान्य परिस्थिति का व्यक्ति नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा अध्ययन चाहिए था, दूसरे देशों के संविधानों का भी अध्ययन करना, जानकारी हासिल करना, और उसके बाद भारत की परिस्थितियों के मुताबिक यहां पर हमारी आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, इन सबके अनुरूप यहां का संविधान कैसा हो, इस काम को किसी व्यक्ति के लिए दिया गया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया। और आज सारी व्यवस्थाएं जो चल रही हैं, देश में एक प्रधानमंत्री हैं, देश में राष्ट्रपति है, देश की संसद है, लोकसभा है उसमें है, राज्यसभा उसमें है, फिर राज्यों की अपनी विधानसभा है, उनको अपने संवैधानिक अधिकार है, और इससे आगे बढ़कर के एक नागरिक को क्या क्या अधिकार होने चाहिए अपने संविधान में, ये सारा विषय अगर एक एक अक्षर के साथ जोड़ करके लिखा है तो वो योगदान हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। अनुसूचित जाति के वर्ग में उन्होंने जन्म लिया, कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई की, और एक ऐसा दौर था जब बहुत अंतर था, समाज में बहुत विषमताएं थी। अनुसूचित जाति के बच्चों को अलग से बिठाना, उनके लिए खाने की, पीने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था भी अलग तरह से होती थी, और उन्हें इन सारी चीजों को दिल से महसूस किया। और जब उन्हें संविधान लिखने का अवसर प्राप्त हुआ कि हम अनुसूचित जाति के उस वर्ग को बाकी सामान्य परिस्थिति के जो वर्ग हैं उनके साथ हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उनको आगे लेकर के समानता का अधिकार कैसे प्रदान कर सकते हैं, उसके लिए हमने काम किया।
ये भी बात सत्य है कि गांधी जी के साथ उनका मतभेद रहा, लेकिन गांधी जी के साथ मतभेद के साथ साथ में एक दूसरे के प्रति आदर का भाव भी रखा और मिलकर के सारे समाज को हम इकट्ठा होकर के आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अगर उसके लिए एक एक चीज अगर संविधान में अगर व्यवस्थित रूप से हमको प्रदान की है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, हम इस बात से सहमत हैं। आज हम जहां भी पहुंचे हैं, विकास हर तरफ हो रहा है, प्रगति के साथ साथ में समाज में बहुत सारे परिवर्तन आ गए, लेकिन अभी भी इस बात को हमको मान के चलना पड़ेगा कि संविधान होने के बावजूद में समाज में जो परिस्थितियां समानता के लिए, समरसता के लिए जितनी होनी चाहिए, अभी तक उसमें बहुत कुछ करना बाकी है। और मैं समझता हूं कि आज के इस अवसर पर हमको यही प्रतिज्ञा लेनी कि जो मनुष्य धरती पर आया वो इंसान है, उसको इंसानियत की नजर से देखना है। ये किसी के हाथ में नहीं, किसी के बस में नहीं कि कौन किस घर में जन्म लेगा, किस जाति में, किस समुदाय में जन्म लेगा। ये परमपिता परमेश्वर जी का के हाथों में, लेकिन हमारे सामने जो हमारे हाथ में है वो कम से कम ये है कि एक इंसान के नाते अगर हमने किसी भी वर्ग में जन्म लिया है तो सभी वर्गों को हम एक समान दृष्टि के साथ देखें, उनके साथ व्यवहार करें, मिलकर के काम करने के लिए आगे बढ़े। ये हमारे हाथ में है, इसे हमको करना है। मैं यहां अपने हमारे हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे इलाके जहां अभी तक वे बहुत सारी चीजों को लेकर सोचने की आवश्यकता थी, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि अब परिवर्तन आ रहा है। हमारा अनुसूचित जाति का भाई, बेटा, बेटी आगे बढ़ करके काम कर रहा है, आरक्षण से हट करके भी काम कर रहा है। जब सामाजिक दृष्टि से उनके जीवन में समृद्धि आई, आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, तो उनने आरक्षण लेकर के ही नहीं, आरक्षण के बिना भी अपनी योग्यता को साबित किया है। ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा योगदान। आज के इस कार्यक्रम में मुझसे पहले हमारे साथियों ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया और मैं हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने के बाद आप सबके बीच में पहली बार आया और इसलिए आप सब लोगों ने जिस तरह से हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया, यहां पर छतरी में पहुंचने के लिए रात में 4 महीने के बाद आया और देरी से आया। मैंने कहा आराम से चलते हैं, तो आप लोगों ने हमारा यहां स्वागत किया, अभिनंदन किया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूं मेरी बात अधूरी रह जाएगी अगर मैं आप सबका धन्यवाद इस बात के लिए भी नहीं करूं कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर आप सबका आशीर्वाद लगातार 6वीं बार मिला, मैं 6वीं बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर पहुंचा। आज हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में हम, चाहे हम सत्ता में प्रदेश में नहीं है, लेकिन एक विपक्ष के नाते विपक्ष के नेता की जिम्मेवारी निभा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर ये श्रेय आप सबको जाता है। आप सबके सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता था कि लगातार कोई 6 बार उस विधानसभा क्षेत्र में जीत करके आए हैं, तो वो एक जो सिराज कर। और मैं ये भी कहना चाहूंगा आज के इस अवसर पर, ये हमारी जीत की शुरुआत उस वक्त से हुई जब से अनुसूचित जाति का वर्ग हमारे साथ कदम से कदम मिला। बहुत बड़ा योगदान। हम बाकी जब चुनाव लड़ रहे थे पहले, क्योंकि गांव के गांव में एक आदमी ढूंढना मुश्किल होता था, ढूंढ लिया तो उसको चलाना मुश्किल हो जाता था। एक धारणा बना के रखी थी, नहीं ये पार्टी हमारी नहीं है, ऐसा बोलते थे। और इसलिए आज मैं देखता हूं कि पूरे के पूरे गांव हमारे साथ चल करके हमारा सहयोग दे रहे हैं, हमारा समर्थन दे रहे हैं। उसके लिए मैं
या मुझसे पहले हमारे साथी कुछ बातों का जिक्र कर रहे थे। यहाँ दो बेटियों ने बहुत अच्छी तरह से, निशा जी ने और अंजलि जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन पर संक्षिप्त जो है अपनी बात कही। मैं उनको भी बधाई देता हूँ, बहुत प्रभावित ढंग से अपनी बात कही। और छोटी सी बेटी ने पेंटिंग बना करके जो हमको दी है अंजलि ने, उसका भी मैं बेटी का भी धन्यवाद करता हूँ। अगर राजनीतिक दृष्टि से अगर आज के इस कार्यक्रम में कहूं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ज्यादा बोलना भी नहीं चाहता। ये अवसर अलग तरह का है और हमने ये तय किया अब की बार कि भी इस कार्यक्रम को हम छतरी में करेंगे। और सब साथियों के माध्यम से सीताराम जी और सारे गोपाल जी, इन सब लोगों ने कहा कि इस कार्यक्रम का आयोजन अब की बार छतरी करेंगे। और छतरी में यहां मगरू महादेव जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ और ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आज साजे के दिन देवता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, आप सबके दर्शन हुए, इसके लिए मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। और देवता जी का भी, महादेव जी का भी आशीर्वाद के लिए जो है वो हम नमन करते हैं, उनको सुमरण करते हैं। हमने कोशिश की हिमाचल प्रदेश में पूरे में 5 साल में काम करने की, और इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये छतरी का इलाका आगे बढ़ सके, भौगोलिक दृष्टि से इस क्षेत्र की बड़ी अपनी कठिन परिस्थितियां हैं। हमने एक एक चीज को शुरुआत की और आज मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि मुझसे पहले, आज से पहले जितने भी प्रतिनिधि रहे होंगे इस विधानसभा क्षेत्र में, आज अगर छतरी के क्षेत्र में अगर सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा योगदान रहा होगा, मैं अपना नहीं, वो आप सबके आशीर्वाद से, जब से मुझे विधायक बनने का मौका मिला तब से छतरी के आप देख रहे हैं हर क्षेत्र में छतरी का इलाका हमारा आगे बढ़ा है। आज हमारी पीएससी की शुरुआत हो गई, पीएससी का भवन बन करके हमने आपको समर्पित कर दिया, जिसको मैंने जब बतौर मंत्री जिसका शिलान्यास किया था। आप में छतरी में आपके आईपीएस का डिवीजन हो, सब डिवीजन होना चाहिए, वो आपको दिया। आपके छतरी के इलाके के लिए अलग से आईटीआई की व्यवस्था होनी चाहिए, आईटीआई की व्यवस्था आप सबके लिए की है। आपके यहां छतरी में डिग्री कॉलेज आपका होना चाहिए, उसके लिए इंतजाम किया। बाल बचा को थोड़ा सुप्पू भाई को ले, ये पहली बार हिमाचल के इतिहास में पहले बार देखा जो काम बंद करने के लिए लगा हुआ मुख्यमंत्री बनने के बाद ताला लेकर के चला हुआ है। और यहां छतरी में भी देख रहा था मैं, ये डिग्री कॉलेज बच्चा बाल आपको यहां नहीं, ताला लगा दिया था। ताला तो मैंने थोड़ा बोल रहा उनको, मैंने कहा अगर वो ठीक है सर, मैं कहा सरकारें आती हैं जाती है, मैं कहा जाके आगे, मैं कहा छतरी जा करके आए, एक बार फिर पता लगा कि छतरी है कहां। बोलते नाम तो जोरदार है। मैंने नाम जोरदार है, जगह भी मैंने जोरदार है। मैंने कहा 9000 की हाइट को क्रॉस करने के बाद छतरी का इलाका शुरू होता है। मगुनगढ़ा से जब पार होते हैं, 3 महीने 2 महीने के लिए बर्फ के कारण किसी वक्त वहां पर आना जाना नहीं हो पाता था। उस इलाके में हमने डिग्री कॉलेज दिया है। और यहां से अगर हम करसोग जाते हैं तो कितना किलोमीटर पड़ता है? 46 किलोमीटर वो पड़ता है। दूसरा कॉलेज पड़ता है आननी में जाकर के, वो कितना किलोमीटर पड़ता है? 32 किलोमीटर। अगर हमारे सुक्कू भाई सुन लें तो वो भी सुन लें, 32 किलोमीटर 35 किलोमीटर आननी पड़ता है। तो क्या गलत किया हमने? बोल नहीं तो बंद करना बोलते। बाद में आया फोन, राखी आओ फोन, बोल क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा। मैं कहा आप क्या कर रहे हैं? कुछ रही कसर हो रही, ताला लेने की लगाने की लगा। बोलते नहीं, वो आपके कॉलेज के बारे में मैं सोच रहा हूं कि नहीं, ये कॉलेज हमने बंद नहीं करना। बहुत बहुत धन्यवाद। मगरू महादेव की जय हो, सद्बुद्धि आ गई।
कि पहली बार मुख्यमंत्री और रहे, कई बार रहे, लेकिन ऐसा नहीं करते थे। एक स्थान बंद किए, 2, 3, 4 किए, बंद किए, 920 जगह ताला लगाया। शेम। और हमने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में एक दिन क्या किया, हमने एक चेन लाई, जंजीर लाई और उसमें ताले लगा दिए हमने, और उस ताले के जंजीर के साथ विधानसभा के अंदर चले गए। बोलते केस करना दर्द तुम्हारे ऊपर। में कर केस और किसी कसर है, वो भी कर ले। हर जगह ताला। हमने यहां पर 3 सब सेंटर दिए, लस्सी में दिया, बीहनी में दिया, बेटुआ में दिया, ताला लगा दिया। बगड़ाताज में पीएससी दी, वहां पर भी ताला लगा दिया। फुटवार सर्कल दिया छोटा सा आपने बीहनी के इलाके के लिए, वो भी ठीक नहीं लगा, वो भी बंद कर दिया। टिपरा में वेटनरी डिस्पेंसरी थी, वो भी शायद बंद कर दी। छतरी में हमने कहा इस इलाके में हॉस्पिटल बहुत दूर है, पीएससी हमने दी है, बहुत पहले दी थी हमने, ये लड़ करके दी थी पीएससी हमने। और पीएससी मिलने के बाद फिर हमने कहा अब इसका दर्जा बढ़ना चाहिए, इसको सीएचसी करना चाहिए पूरे इलाके के लिए। कोई हमारे पास यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा और नहीं है, सीएचसी होने से और डॉक्टर मिलेंगे, पोस्टें क्रिएट होगी, आपको स्वास्थ्य की अच्छी स्पेशलिस्ट मिलेंगे, अच्छी सुविधा मिलेगी। हमने सीएचसी किया, बोलते नहीं, ये पीएससी है तो ये पीएससी रहेगी, सीएचसी का दर्जा भी समाप्त कर दिया। गत्तू में हमने मिडिल स्कूल दिया था, वर्षों से मांग थी वहां पर गत्तू में, लेकिन वो भी उनको पसंद नहीं आया, वो भी बंद कर दिया। हमने कहा कि भाई ये बंद क्यों कर रहे हैं आप? कि बोलते मेरे को अपनी गारंटी पूरी करनी है। गारंटी दे रखी ना, 10 गारंटी दे दी। महिलाएं बैठी यहां पर बैठी हुई हैं, और सबसे आसान उनको लगता है कि भाई महिलाओं को जो है वो गुमराह करना सबसे आसान है। और कहा कि 1500 रुपए महीने के लिए, 1500 रुपए मिले। भाषण गला फाड़ कर दिए। पहली कैबिनेट की पहली बैठक में सरकार बनने के बाद 1500 रुपए महिलाओं के खाते में आएंगे जिनकी उम्र 18 से 60 साल है। मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग नहीं ठगे गए महिलाओं को। मैं कह रहा हूं कि भाई कम से कम पुरुषों को ताली बजानी चाहिए पूरी महिलाओं को। बाकी जगह तो महिला भी क्या मेरा 1500 मिलने कई ने तो भाषण दिए। बोलते कुल्लू वाला वो एक नेता है क्या नाम, सुंदर, उसकी मैंने नकल की, मैंने विधानसभा के अंदर थोड़ा नाराज हुआ मेरे से। मैं कहा ऐसा गुनाह थोड़ी मैंने किया है, मैं कुल्लू की भाषा में बोला, भाषण देता रहा। वो हर जगह बात भाषण देते बोलते 1 होली तो 1500, 2 होली तो 3000, 3 होली तो 4500, 4 होली तो 6000। धन्यवाद भाई। अब अभी बजट पेश किया, बोलते कि नहीं सबको नहीं दे सकते, हमको किसको देंगे? वो तो हम तो सिर्फ उन महिलाओं को देंगे पहले जिनको पेंशन जयराम ने लगा के रखी है। जिनको 1000 रुपए मिलता था उसमें 500 रुपए डालेंगे और बोलेंगे हमकी गारंटी पूरी हो गई। जिनको 1150 मिलता था महिलाओं को पेंशन का, उनको 350 रुपए डाल के उनको बोलेंगे गारंटी पूरी हो गई। अरे किसको आप गुमराह कर रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो? हिमाचल प्रदेश में 18 साल से 60 साल की महिलाओं की संख्या 22 लाख है, और ये कितने को दे रहे हैं? 2,31,00,000। पता नहीं थारे कसरी किस्मत खड़ी उनको। लेकिन मैं आप सबसे एक काम करना चाहिए, जैसे धैर्य तुम हम ना 1500 रुपए मिलने, और 1500 रुपए मिलने उसमें 1000 रुपए हमारा होगा, 500 रुपए तो सुखू को चिट्ठी लिखो होगा, हम
वो 1000 रुपए आपका जो है ईमान के साथ, इज्जत के साथ स्वीकार करेंगे। अगर पेंशन को 500 रुपए, उसमें 500 रुपए डाल करके वो कहेंगे कि हमारा जो है वो वादा पूरा हो गया, गारंटी पूरी हो गई, तो हम 500 रुपए वापिस। महिला आक्रोशित है, गुस्से में, नाराज है। अगर गारंटी पूरी नहीं हो सकती थी, देनी जरूरी थी क्या? उस वक्त तो सत्ता चाहिए थी, जयराम नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, जो भी करना झूठ। पूरे प्रदेश के ठेकेदार शिमला में आए, मुख्यमंत्री को मिले, मुझे भी मिलने के लिए आए कि पिछले 6 महीने से 1 रुपए हमारा जो हो ठेकेदारों की पेमेंट का नहीं हो पाया। एलओसी बंद कर दी। ऐसी कैसी सरकार? मेरे को बोलते थे कि भाई कि ऋण लिया, सारा जो है जो वीरभद्र जमाने के जितने भी मुख्यमंत्री रहे उनके जमाने का सारा ऋण बोलते भी जयराम ने किया, बोलते 5000 लाख। मैंने 1 साल में 4000 करोड़ रुपए ऋण लिया और इन्होंने 3 महीने में 6000 करोड़। हेलीकॉप्टर था, अब बोलते हैं कि हेलीकॉप्टर 1 नहीं 2 ही, एक उप मुख्यमंत्री भी उड़ाऊंगा। सो कहते 2 आप भीतर गला बात कर दे, तो हेलीकॉप्टर छोटे 4 आदमी ऐसे तीन बड़ी गला करनी, एक भाग एक भागे, दूजे भाग पूरी बच। ये तो परिस्थिति है। मैं कल देख रहा था, कैबिनेट की बैठक थी और 3 मंत्रियों ने कैबिनेट में हिस्सा ही नहीं। 9 मंत्री बने, ये सरकार चलेगी नहीं। और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, जिस तरह से बदले की भावना के साथ काम कर रहे हैं, उस तरह से हम चलने भी नहीं देंगे। इस बात को भी हम सुनिश्चित करेंगे। ये प्रदेश सबका है। अगर हमारे भाजपा और कांग्रेस के अगर वोट का अंतर देखा जाए तो 0.9% का अंतर है। भले ही सीटें आपकी थोड़ी ज्यादा आ गई, इसके कारण आप सत्ता में हैं, लेकिन पूरे प्रदेश की जनता ने हमको बराबर वोट दिए हैं। जितने कांग्रेस को मिले हैं उतने ही वोट भाजपा को भी दिए। कुछ लोग उछल रहे हैं, बहुत वादे कर रहे हैं, और हमारे यहां पर भी कुछ लोग खूब आजकल कार्यक्रम कर रहे हैं। स्कूल में हमारा कार्यक्रम करो, एनुअल फंक्शन करो, नहीं तो ट्रांसफर कर देंगे। कॉलेज में हमको बुलाओ, है क्या लगे भाई? कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी पूरा मंडल अध्यक्ष हमारी गवर्नमेंट में जाते थे। कोई ब्लॉक समिति का चेयरमैन होता था, कोई ब्लॉक समिति का वाइस चेयरमैन होता था, कोई चुना हुआ पंचायत का प्रधान जाता था, कहीं हमारे ब्लॉक के डायरेक्टर जाते थे, बीडीसी के मेंबर जाते थे, जिला परिषद के मेंबर जाते थे। तुम तुम क्या भाई? नहीं बोलते। हमारी सरकार है, सरकार तो है। सरकार का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस के पदाधिकारी जाकर के, कांग्रेस के नेता इस प्रकार से जाएंगे, हर जगह जाएंगे, हर कहीं कुछ भी बोलते रहेंगे। और कई बार तो मैं इस बात को लेकर के हैरान है, एक आजकल कुछ ताजा एक कुछ नेता ऐसे बड़े हैं जो अभी अभी जैसे आजकल बूढ़ी हो ना डूंगी की तरह, लेकिन मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं, बोलो, लेकिन आप किसके खिलाफ क्या बोल रहे हो? और क्या क्या बोले जा रहे हो? आज तक के हिमाचल के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा वोट के साथ कोई जीता हुआ विधायक है, वो सराज का विधायक है। कई लोग रहे, लंबे समय तक रहे होंगे, बार बार मुख्यमंत्री बने होंगे, लेकिन उसके बावजूद 38,000 से कोई विधायक हिमाचल के इतिहास में अभी तक तो नहीं बन पाया। और ये काम आने वाले समय में भी सरल नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर ये प्यार दिया है मेरे सराज के भाई और बहनों ने दिया है, मैं देखा, मैं इस क्षेत्र में बहुत कम समय दे पाया,
लेकिन आप लोगों ने रात दिन एक तरह से गांव के गांव, घर घर से निकल करके आप लोगों ने छान मारे और एक एक व्यक्ति से सहयोग और समर्थन मांगा। स्वराज का सम्मान, इस बात को लेकर के आपने लड़ाई लड़ी। इसलिए मैं उन मित्रों को यह कहना चाहता हूं कि थोड़ा सब्र करें, संयम करें। बोले आप अपनी पार्टी की बात कहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसके बावजूद इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस विधानसभा क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि के नाते और हिमाचल प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री के नाते जो हमने इस सराज विधानसभा क्षेत्र का एक पहचान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है, उसको कोई भूल नहीं सकता है। आदमी की जिंदगी आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन आप लोगों ने इतिहास बना करके रखा, जो हम रहेंगे नहीं रहेंगे तो भी इतिहास का हिस्सा है। आप सब लोगों ने किया है। इसके लिए मैं आप सबका, मैं 100 जन्म भी लूं तब भी मैं आपका एहसान चुकता नहीं कर सकता। मुझे आज के इस कार्यक्रम में मैं सिर्फ आप सबके बीच में धन्यवाद करने के लिए, मैं इसके बाद आऊंगा आज यहां एक जगह सार्वजनिक स्थल पर आकर के आप सबके बीच में आप सबके दर्शन करने का मेरा मन था। इसके बाद मैं पूरे साल विधानसभा क्षेत्र में जैसे पहले घूमता तो वैसे आऊंगा भाई। वो निधि भी खत्म की होनी सर? हाँ, विधायक निधि मिलती थी, वो भी खत्म कर दी। मैं 2 करोड़ विधायक को देता था अपने क्षेत्र के विकास के लिए। हर विधायक चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। और इस बजट का भी जो पिछला बजट था, उस बजट का भी मैं 1.5 करोड़ जारी कर चुका था। एक अंतिम किस्त बचती थी जो चुनाव की आचार संहिता के बाद होनी थी। चुनाव का परिणाम आया, विधायक कहने लगे कि 50 लाख रुपए की जो विधायकों की जो विधायक निधि की जो किस्त बची है उसको आप जारी करिए। वो तो नहीं, पैसे नहीं, काम के लिए पैसे नहीं है, विकास के लिए पैसे नहीं है। आपने मंत्रिमंडल के साथ 6 सीपीएस बना दिए, 4 लोग एडवाइजर बना दिए कैबिनेट रैंक के साथ। बिजली महंगी कर दी, तेल महंगा हो गया। तेल तो रिजल्ट निकलने के बाद 9 रुपए महंगा हो गया। अब कहते हैं कि हम तो अपनी गारंटियां पूरी करेंगे। मैं कहा गारंटी तो आप लोगों की पूरी हो ही जाएगी लगता है। और ये हिसाब रहे तो फिर जल्दी हो जाएगी। गारंटी दे रखी कि गोबर 2 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा। मैंने कहा मेरे भी घर में मंडूर लगा के रखा हुआ भाई। मैंने कहा कि खेत में मत डालो, सुखू भाई जी आएंगे तो 2 रुपए के हिसाब से आप लोगों को बेच देना। ऊपर से मैं आ रहा था आपके इस कार्यक्रम के लिए, एक जगह रास्ते में गोबर गाय ने करके रखा, तो मैं बोला भी, मैं गुलजारी को बोल रहा था, मैं 2 रुपए पड़े उठाने में किलो भर तो होगा ना। मैं एक विधायक ने पूछा, अरे शुक्का लोड़े कि सिंगल ले लो। कोई गारंटी, कोई तरीका होता किसी चीज का। हंसी का एक विषय बन गया ये। वो तो गाय का दूध 80 रुपए किलो लूंगा मैं, और भैंस का 100 रुपया। हाँ, मैं तो घाटा पड़ू, हमारे में भैंस नहीं होती, हमारे तो गाय ही होती है। पहाड़ में क्यों हुई, ऊंचे पहाड़ में भैंस नहीं जा पाती भाई। मैंने कहा गाय का दूध क्यों भाई, और भी ज्यादा पौष्टिक होता है, उसमें और भी ज्यादा गुण होते हैं। बोलते नहीं जी, बोलते 80 रुपए भी अपने ठीक लगा दिया। मैंने कहा देंगे कैसे, कब से होगा? वो तो हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। मैं घर देते कुल 35 रुपए किलो, मूल है 35 रुपए किलो कुल, सुकुल है और शीप है बड़ा भारी। 23 रुपए किलो। हाँ जी, 23 रुपए सर आजकल हमारे लगे 30-35 24 रुपए सर। हाँ,
आखिरकार किसको गुमराह कर रहे हैं, किस तरह से ठगने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, हम पहाड़ के आदमी, सच्चे आदमी, सीधी बात, हम सीधी बात कहते हैं। हमने अभी यहां पर बुजुर्ग ने मेरे पास कागज दिए, उनका बच्चा जो है वो 100% जो है वो अपंग है, देख नहीं सकता। हमने ऐसे बच्चों के लिए हिमाचल प्रदेश में सहारा योजना चलाई थी, ताकि उन बच्चों को ऐसे हमारे लोग जो है, जो बिस्तर पर पड़े हैं, जो अपना काम खुद नहीं कर पाते हैं, उनकी मदद हो। सहारा योजना के अंतर्गत 3000 रुपये हर महीने का उनके खाते में डाल करके मदद करते हैं। कह रहे हैं कि पिछले कई महीने से जो है वो पैसा नहीं आया। गरीब आदमी का इलाज के लिए हमने 5 लाख रुपए के हेल्थ हिमकेयर का इंतजाम किया था। आज वो गरीब आदमी हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए जा रहा है, तो इलाज का खर्चा उसको जेब से देना पड़ रहा है। इसलिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें कांग्रेस के लोग आएंगे। हमने क्या किया? हमने तो यहां हिमाचल प्रदेश में हमने ये कर दिया, वो कर दिया, कि हमने इनकम को बढ़ाने के लिए, आय को बढ़ाने के लिए हमने क्या क्या कहा, उन्हें किस प्रकार की बातें। एक भी जमीनी हकीकत नहीं। हमने कहा अभी तो बोलो आप, और हम उनको मौका भी दे रहे हैं बोलने का। जिस दिन आपका एक पूरा 1 साल अगर बीतेगा, पर लगे लक्षण लगे मेरे को 1 साल जने भी मुश्किल है, तो भी होना वो भी नहीं कथका नहीं। लेकिन उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि हमको बताना कि 1 साल के बाद अगर आपकी सरकार रही, तो हमको बताना कि आपका वाटर सेस का कितना पैसा आया, आपका एक्साइज का कितना पैसा, हम हिसाब मांगेंगे। अभी हम बोलना नहीं चाहते। एक्साइज का काम ऐसे लोगों को दे दिया, बड़े लोगों को दे दिया। सारे छोटे छोटे लोग जो काम करते थे, उन सबको जो है वो लेकर के, मैं उन बातों में जाना भी नहीं चाह रहा हूं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबके बीच में इतने कहना चाह रहा हूं, वक्त, अच्छा वक्त, बुरा वक्त, ये जिंदगी में चला रहता है। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, ये वक्त बहुत लंबा नहीं जाएगा, ये वक्त भी बीत जाएगा, बहुत जल्दी बीत जाएगा। और आने वाले समय में इसमें भविष्य भारतीय जनता पार्टी का है, और हिमाचल में भी प्रदेश में भी भविष्य भारतीय जनता पार्टी का है। हमारे लिए सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी लगातार रात दिन मेहनत करके देश को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आशीर्वाद चाहेंगे आने वाले समय में। कुछ लोग बोलेंगे हमारी सरकार है, यहां लोकसभा में हमारी मदद करिए, हमको साथ दीजिए, हमको सहयोग दीजिए। मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं, आज देश की जरूरत नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री फिर बनना चाहिए, ये हर व्यक्ति चाहता है। इसलिए दाएं बाएं कुछ नहीं देखना है, हमें इसी लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ना है। और जहां अनुसूचित जाति के वर्ग की बात कह रहा हूं, आज भी हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा अगर अनुसूचित जाति के लोग हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। और हिमाचल छोटा सा प्रदेश, शिमला आरक्षित सीट, वहां से सांसद भाजपा का, लेकिन उसके साथ साथ में राज्यसभा में भी सांसद सिकंदर हमारी ही पार्टी के हैं, और राज्यसभा में अनुसूचित जाति के। और भाई गोपाल जी कह रहे थे कि अनुसूचित जाति के जो हमारी कॉर्पोरेशन है, उसमें कुछ हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहनों ने लोन ले रखे हैं। हमने कुछ हद तक उसमें राहत दी है, कुछ मदद की है, लेकिन उसके बावजूद जो बाकी की सारी चीजों को लेकर के हम कोशिश करेंगे कि केंद्र मदद करे, प्रदेश मदद करे, और अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए जो राहत देने की आवश्यकता है,
जो खास तौर से जो लोन लिए हैं उन लोन को कम कैसे किया जा सकता है, उस पर राहत कैसे दी जा सकती है, उस वर्ग को जो देने की स्थिति में नहीं है उसका कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, ये मैं जरूर कहना चाहता हूं। बाकी आपके इस कार्यक्रम में मैं समझता हूं कि इतना ही पर्याप्त है, बाकी आने वाले समय में आएंगे। हम देख रहे थे, हम थुनाग पहुंचे तो हमने वहां पर कंबाइंड ऑफिस बिल्डिंग बनाई है जिसको सेक्रेटरीट, मिनी सेक्रेटरीट बोलते हैं। आज कांग्रेस की सरकार में उसका रख रखाव करने की परिस्थिति में नहीं हो पा रही। हम रेस्ट हाउस में पहुंचे और उसकी हालत ऐसी है कि वहां पर जो लड़के जो काम करने के लिए रखे थे वहां पर उसकी मेंटेनेंस के लिए, साफ सफाई के लिए कोई आदमी आए पानी पिलाने के लिए, पूरा रेस्ट हाउस, इतना बड़ा रेस्ट हाउस, शायद मुझे लगता है कि सर्किट हाउस के हिसाब से अगर देखें तो पूरे हिमाचल प्रदेश में किसी विधानसभा क्षेत्र में इतना बड़ा, इतना सुंदर रेस्ट हाउस, उसको बड़ा भी मैं बोलता हूं, सुंदर बहुत है, लेकिन आज वहां पर झाड़ू देने के लिए आदमी नहीं है, निकाल दिए गए। हम पेयजल योजना की अगर बात कहें, सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हम ऊपर से रास्ते में आ रहे तो सामने हमारी वाटर सप्लाई स्कीम का जो हमारा हम देख रहे थे, वहां पर जो टैंक बने हैं उनको देख रहे थे। ऐसी ऐसी योजना हमने बना करके तैयार की। और ऐसे में आज हम ये कह रहे हैं कि कम से कम कांग्रेस के मित्रों को इतना कह रहे हैं कि और करने की बात छोड़िए, और तो कुछ होगा नहीं होगा। हमने सर्कल खोला था, हमने बारी चौकी में आईपीएच का डिवीजन खोला था, वो भी बंद कर दिया। गाड़क शैली ने पुलिस चौकी खोली थी, वो बंद कर दी। पूरे सराज विधानसभा क्षेत्र में जो भी बागा चुनोगी का डिग्री कॉलेज, आपको मालूम बागा चुनोगी कितना है, थुनाग लंबा खाद से 35 किलोमीटर पड़ता है और उसके बाद 50 किलोमीटर से भी ज्यादा फिर वहां से मंडी पड़ता है, 50 के 60 किलोमीटर पड़ता है, 60 किलोमीटर पड़ता है। कोई कॉलेज नहीं है वहां, कॉलेज खोला तो वो बंद कर दिया। आप बंद करते जाएंगे, अभी लोग देख रहे हैं, लेकिन दौर ऐसा आएगा जब लोग भी ताला लेकर के निकलेंगे कि कांग्रेस को कहां कहां ताला लगाना है। और आने वाला समय ये परिस्थिति हो करके रहेगी। आज पूरे देश भर में हल्ला डाल रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की भारतीय जनता पार्टी ने की, क्या कोर्ट ने किया? वो सारे मामले को लेकर के कोर्ट में जाना चाहिए। अब गए कोर्ट में, बहुत सारी चीजें हैं आने वाले समय में कहेंगे जब आप सबके बीच में गांव में आएंगे, लेकिन मैं आप सबका एहसान चुकता नहीं कर सकता हूं क्योंकि आप सब लोगों ने दिल से हमें प्यार दिया। और आज सराज विधानसभा क्षेत्र चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपनी अलग पहचान के साथ हिमाचल प्रदेश की राजनीति में है, देश की राजनीति में है। ये श्रेय अगर किसी को जाता है, ये आप सबको जाता है। और इस पहचान के लिए हम काम करेंगे। वक्त बुरा अच्छा आता रहता है, लेकिन उसके बावजूद ये वक्त भी गुजर जाएगा। इस बात को आप नोट कर लेना, बहुत जल्दी अच्छा वक्त आएगा जब सराज विधानसभा क्षेत्र फिर से हिमाचल की राजनीति को जो है वो आगे बढ़ाने में अपना काम करेगा, इस क्षेत्र के विकास के लिए अपना काम करेगा। इतनी बात कहना चाह रहा हूं मैं। यहाँ हमारे आपका क्योंकि हमारी ऐच्छिक निधि भी बंद करके रखी है और हमारी ऐच्छिक निधि के साथ विधानसभा की जो विधायक निधि होती है उसकी इंस्टॉलमेंट कहा कि भाई एक इंस्टॉलमेंट देने की बात कही है। प्रधान जी ने यहाँ पर हमको कुछ कागज दे रखे हैं, तो मैं उन सारी चीजों को लेकर के देखूंगा क्या क्या उसमें किया जा सकता है। और बाकी मैं जब गांव में आऊंगा, जो उसके बावजूद भी, इसके बावजूद भी, सरकार ना होने के बावजूद भी जो किया जा सकता है मैं जरूर करूंगा आपके लिए। ये मैं आपसे सब बात करके आ रहा हूं। और जो डिग्री कॉलेज आपको दिया है, मैं उम्मीद करता हूं जिसके लिए हमने जमीन का इंतजाम किया, आप लोगों ने जमीन दी, जिसके साथ जमीन का इंतजाम करने के बाद हमने वहां पर बजट का उसके लिए प्रावधान किया। टेंडर उसका हो गया है, टेंडर हो गया ना, टेंडर की प्रक्रिया शायद में जब चली होगी और बहुत जल्दी मुझे पूरा भरोसा है कि उसका
भवन का कार्य भी जो है शुरू हो जाएगा और भवन का कार्य भी पूरा होगा। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप सबका स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, मिलकर के आगे बढ़ेंगे, अच्छे में भी बुरे में भी। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और खास तौर से आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर यह कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया, उसके लिए मैं सभी साथी यहाँ पर जो हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और खास तौर से जो यहाँ महिला मंडल आए हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं ऐसी निधि में से कुछ मदद करूंगा और जिन अब पता नहीं कोई देंगे कि नहीं देंगे, जब आएंगे तो कुछ करेंगे मदद आपकी, ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ। इतनी बात कहते हुए इतनी तेज धूप में भी यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं तो उनको बोल भी रहा था कि भाई अब इस कार्यक्रम को लंबा मत करो। सामने बैठने वालों को कितनी कठिनाई के सामने वो तलाश ढूंढ रहे हैं, छाया कहाँ है, वो छाया में कोई इधर खड़ा हो रहा है अपने आप। तो लाट साहब मैंने कहा तुम लोग यहाँ पर छाया में बैठे हुए हैं और बाकी उनको धूप में बिठा के रखा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप सबको जो असुविधा हुई, कठिनाई हुई, उसके लिए हम क्षमा भी चाहेंगे। आप सबका प्यार जो मिला है उसके लिए मैं हृदय से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम मिलेंगे, मिलते रहेंगे, मिलकर के काम करते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की। सभी लोग कृपया खाने की व्यवस्था